Good morning, class 11th. So today we are reading our poem Childhood. That is the second last poem of your syllabus. So this poem is written by Marcus Newton. Childhood जैसा कि इसका नाम ही बताता है बचपन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में. पहले हम बात करते हैं पोइट के बारे में. मार्कस नेटन. So Marcus Newton was an Australian poet, Australian writer, you can say, and he was born on 23rd June 1975. और इनको इनकी जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है द बुक थीफ एंड द मैसेंजर, और जो पोएम आपके सिलेबस में है चाइल्डहुड, इसके लिए. अब हम बात करते हैं पोइट्री की कि पोइट ने इस पोइट्री में हमें क्या समझाने की कोशिश करी है या पोइट क्या कहना चाहता है. तो पोइट इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड. अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा है कि वो कहाँ चला गया, कब चला गया, उन सब चीज़ों के बारे में जो वो देखता है अपने आसपास, वो उनके बारे में सोच रहा है कि कब उसने वो सोचता है कि उसकी इनोसेंस यानी कि उसकी जो मासूमियत है वो कब कहाँ चली गई, और उसको ये एहसास होता है कि संसार जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है. और लास्ट में वो इस बात पे इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि जो चाइल्डहुड है वो शायद किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पर इसी कहीं जाकर छुप गया है. और अगर आपको उसको देखना है चाइल्डहुड को, तो हम एक छोटे से बच्चे के चेहरे में या एक मासूम सा जो एक बच्चा होता है उसके चेहरे पे हम उस चाइल्डहुड को देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम चाइल्डहुड. अब हम अपनी फर्स्ट स्टैंजा. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11. तो पोइट अपने आप से पूछ रहा है कि मेरा बचपना कहाँ चला गया. क्या वो दिन था जब मैं अब 11 साल का नहीं रह गया था. मीन्स जब मैं 11 साल की बाद शायद ऐसा लगता है कि मेरा बचपना कहीं चला गया था. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. क्या वो दिन था जब मुझे ये एहसास हुआ, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन जो है वो ऐसी दो जगह है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनकी कोई उत्पत्ति ही नहीं है, या जिनकी उत्पत्ति तो है, हेल और हेवन है तो सही, लेकिन फिर भी हम उसको ज्योग्राफी की बुक में नहीं ढूंढ सकते. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज एट द डे. शायद इसीलिए क्योंकि हम उसको ढूंढ नहीं सकते, या हमको किसी मैप में हम हेल और हेवन को ढूंढ नहीं सकते, उसको हम सर्च नहीं कर सकते. तो उसको ये लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इमेजिनरी जगह हैं, और शायद जिनकी इस संसार में कोई उत्पत्ति नहीं है, वाकई में कोई उत्पत्ति है या मतलब वो ये सोच रहा है कि क्या ऐसी इन चीज़ों की कोई उत्पत्ति है भी या नहीं. तो शायद जिस दिन से उसने इस तरह से सोचना शुरू किया उसका बचपना कहीं खो गया. नाउ द सेकंड स्टैंजा. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू मी. अगेन वही लाइन रिपीट कर रहा है कि मेरा बचपना कहाँ चला गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज एडल्ट्स वर नॉट ऑल दिस सीम टू मी. क्या वो समय था जब मुझे इसका एहसास हुआ कि एडल्ट्स जो होते हैं वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड पीच ऑफ लव. हमें प्यार की बातें सिखाते हैं, प्यार का अनुसरण करते हैं, प्यार की बातें सिखाते हैं, प्यार की बातें करते हैं. बट इट एंड एक्ट सो लविंगली. लेकिन उस तरह से प्यार भरा काम नहीं करते, मतलब जिस तरह से वो कहते हैं वैसा वो नहीं करते. वॉज एट द डे. क्या वह दिन था जब मेरा बचपना कहीं चला गया था. तो वो वो ये सोच रहा है कि जब वो आफ्टर 11 ईयर्स व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, जब उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया, इस संसार को देखना शुरू किया अपने एक नए नज़रिए से, विद दिस न्यूज़ परसेप्शन, तो उसको ये एहसास हुआ कि जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाखंडी हिपोक्राइट्स होते हैं, और जिसे वो हमें दिखाते हैं वो वैसे नहीं होते. प्यार की बातें करते हैं, प्यार की बातें सिखाते हैं, लेकिन कभी भी उस तरीके से बिहेव नहीं करते. तो वो कहता है कि ये जो एडल्ट्स हैं वो डबल फेस्ड हैं, मतलब इनका जो चेहरा है वो दोहरा है, वास्तविकता में ये जैसे हैं वैसे नहीं है. तो क्या वह दिन था जिस दिन मेरा कोई बचपना कहीं चला गया था. थर्ड स्टैंजा. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. अगेन वही वापस वही लाइन आ रही है कि मेरा बचपना कहाँ चला गया. वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड. क्या वह दिन था जिस दिन मुझे लगा कि मेरे माइंड मतलब कि मेरे जो विचार हैं वो मेरे हैं. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़. और उनको मैं जैसे चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ.
प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोस ऑफ अदर पीपल। जो थाट्स हैं, जो विचार हैं, वो मेरे हैं, वो किसी और के नहीं हैं, किसी ने मेरे ऊपर थोपे नहीं हैं। बट माई ओन एंड माइन एलोन, केवल मेरे हैं और अकेले मेरे हैं। वॉज एट द डे, क्या वह दिन था जिस दिन मेरा बचपना कहीं चला गया था। तो इसमें वो अपने उसी चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा है जो कहीं खो चुका है, उसी के बारे में क्वेश्चन करता है और अपने आप से उन पॉसिबिलिटीज़, उन संभावनाओं के बारे में बात करता है कि उसका बचपना कहाँ चला गया, कौन सा दिन था जिस दिन उसका बचपना कहीं खो गया। वो अपने बारे में वो अपने आप से ही क्वेश्चन करता है, सोचता है और उससे उसका एहसास होता है कि जो विचार हैं अब उसके खुद के हैं, किसी पर उसका कोई दबाव नहीं है, किसी के विचारों से मेरे विचार बंधे हुए नहीं हैं। और वो देखता है कि अब उसकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी, खुद की एक पर्सनालिटी है, खुद की एक पहचान है और जो ये अब पहचान उसकी है ये उसकी बचपन की पहचान से बिल्कुल अलग है। अब वो मैच्योर हो चुका है, जो सही और गलत को समझता है, जो तर्क वितर्क करता है। तो शायद क्या वह दिन था जिस दिन मेरा बचपन Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is written in an infant's face. That's all I know. So in concluding lines में वो पोइट कहना चाहता है कि उसका जो बचपना है किसी ऐसी जगह पे जिसको भूला जा चुका है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता, वहाँ पे चला गया है। साथ ही साथ वो अपनी इनोसेंस, जो उसकी मासूमियत है, उसके बारे में याद करता है, जो अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब वो मैच्योर हो गया है। जो उसकी जो इनोसेंस है वो कहीं चली गई है और वो कहता है कि दैट इज़ रिटन इन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। केवल वो इतना जानता है कि उस इनोसेंस, उस मासूमियत को अब एक बच्चे के चेहरे पे ही देखा जा सकता है। अब उसके पास केवल उसकी बचपन की यादें हैं जो कहीं कहीं धीरे धीरे खो रही हैं और वो ये मैसेज भी देता है कि जो बचपना है वो अब जब तक रहता है जब तक हम बच्चे होते हैं, उसके बाद वो बचपना भी बड़े होने के साथ साथ कहीं समय होने, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं समय के साथ वो भी कहीं खोता चला जाता है। सो इन दिस वे ये पोएम यहीं पे कंप्लीट होती है और जो इस पोएम को अगर हम समराइज़ करते हैं तो इसमें समराइजेशन में यही बात सामने आती है कि पोइट बार बार अपने चाइल्डहुड के बारे में जो कहीं खो चुका है उसके बारे में बातें करता है और सोचता है उस मोमेंट के बारे में। उसको ये एहसास होता है कि उसका बचपना कहाँ चला गया और उसको याद आती हैं वो बातें जब उसके विचारों में परिवर्तन आया और ये देखता है कि आसपास जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ऐसी नहीं हैं। ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हिपोक्राइट होते हैं, आडम्बरी होते हैं और लास्ट में वो इस बात नतीजे पर पहुंचता है कि चाइल्डहुड किसी बच्चे के चेहरे पे देखा जा सकता है, अदरवाइज़ ये तो किसी एक जगह पे चला जाता है जहाँ पे इसको भुला दिया जाता है। सो इन दिस वे ये पोएम हमारी यही कंप्लीट हो गई। और अगर हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं इस पोएम की, तो इसमें आती है सबसे पहले रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मीन्स तर्क करना, तर्क वितर्क करना कि मतलब जिससे जैसे उसने फर्स्ट लाइन में कहा कि वॉज इट द डे आई सीज टू बी लिविंग, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेलन हेवन कुडंट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे वो तर्क अपने आप से ही तर्क कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है कि कहीं ऐसा क्यों है। और सेकेंड है इसकी, अगर हम राइमिंग की स्कीम की बात करते हैं तो राइमिंग की स्कीम है ए बी बी सी सी डी। देखिए जैसे ए है, जैसे गो है तो ए हो गया, 11 है बी हो गया, हेवन है बी हो गया, फिर ज्योग्राफी सी हो गया और बी सी हो गया और डे ये डी हो गया। मैं रिपीट कर देती हूँ इसकी राइमिंग स्कीम गो, क्योंकि हम हमेशा राइमिंग की स्कीम हमारी जो लास्ट वर्ड होता है किसी भी पोएम का उससे हम देखते हैं। गो ए हो गया, 11 क्योंकि गो से मैच नहीं करता, इसका कोई इससे तुक नहीं बैठती है तो ये हो गया बी। 11 के बाद आ जाता है हेवन जो 11 से मिलता जुलता है इसीलिए ये भी हो गया बी। फिर आ गया ज्योग्राफी इसमें किसी से कोई राइम नहीं करता है तो ये हो गया सी। और ज्योग्राफी के बाद दे रखा है बी जो ज्योग्राफी से मिलता हुआ है उसके साथ राइम करता है तो ये भी हो गया बी। क्लियर? सॉरी सी, ए बी बी सी और डे हो गया डी, क्योंकि डे किसी से भी मैच नहीं कर रहा तो डे हो गया डी। तो इसी तरीके से अगली आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें है गो ए, फिर बी, और लव, बी और लिविंगली
ये हो गया हमारी सी सी, और डे हो गया डी, गो हो गया ए, नॉट और नॉट एक्चुअली यहाँ पर किसी से मैच नहीं करेगा क्योंकि लाइन पूरी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये पूरी हमारी लाइन होती है बी पे आकर, तो इसीलिए हो गया बी लविंगली, लव, लव किसी से मैच नहीं करता तो इसलिए हो गया ए बी बी और सी, ये हो गया ए बी बी सी। फिर गो, इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी राइमिंग स्कीम को हम मेंशन करते चले जाएंगे। और दूसरा अगर हम बात करते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच की, वो है रेफरेन। रेफरेन का मतलब होता है रेपिटिशन, जैसे बार बार इसमें एक ही लाइन को रिपीट कर रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ करना, जैसे कि हेल एंड हेवन, यानी कि नर्क और स्वर्ग। सो 11th क्लास, होप सो कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर क्लियर करें। दैट्स ऑल।